Namaskar. I'm Dr. Vibha Sharma, presently working as an associate professor in Government Law College of Ajmer. I would be sharing with you the aspects of jurisprudence through a series of lectures. We all know jurisprudence is very important for the law student, and it is really very necessary for us to understand what jurisprudence actually is and what all are we to study under this head of jurisprudence. विधि शास्त्र हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, खासतौर से विधि के विद्यार्थियों के लिए, और इसे समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपके साथ में जुरिस्प्रूडेंस का अर्थ क्या है उसके बारे में चर्चा करूंगी, इसकी प्रकृति के बारे में भी चर्चा करूंगी और साथ ही साथ इसका क्या महत्व है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हमें जुरिस्प्रूडेंस के बारे में और जानने से पहले समझना जरूरी है। जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जुरिस्प्रूडेंस शब्द जो है वो दो लैटिन वर्ड्स से मिलकर के बना है, दो लैटिन शब्दों से मिलकर के बना है। पहला जुरिस, जिसका अर्थ है लॉ यानी कि विधि, और दूसरा है प्रूडेंस, जिसका अर्थ है नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो हमें ये समझना आवश्यक है कि जुरिस्प्रूडेंस एक्चुअली हमारी विधि के ज्ञान को बढ़ाता है, ये हमारे विधि के ज्ञान से संबंधित है। So actually it improvises our skill or knowledge in law. Now here it is important for us to understand that under jurisprudence there is a certain kind of a specific inquiry of law, or we can say exploration of law. यहाँ हमें यह समझ लेना अत्यंत आवश्यक है कि जुरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत हम विधि के बारे में विशेष तरह की खोजबीन करते हैं। अब ये विशेष तरह की खोजबीन विधि के संबंध में क्या है, ये हमें इसकी जो प्रकृति है यानी जो नेचर है वो बतलाएगा। विधि शास्त्र की प्रकृति के संबंध में यदि हम इन तीन बातों को ध्यान में रखेंगे जो आपको इस स्लाइड पे दिख रही हैं, तो हमें जुरिस्प्रूडेंस की प्रकृति यानी कि नेचर स्पष्ट हो जाएगी। The nature of such an inquiry is abstract, general and theoretical. इस तरह की खोजबीन की प्रकृति अमूर्त है, सामान्य तथा सैद्धांतिक होती है। तो ये अमूर्त से हमारा क्या तात्पर्य है? अमूर्त से अर्थ यह कि ऐसी कोई चीज जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित न हो। जैसे कि हम सभी लोग संपत्ति शब्द तो समझते हैं, संपत्ति साधारणतया मूर्त रूप में हम देखते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हुआ जिसमें अभी आप पढ़ रहे होंगे, या मोबाइल हुआ जिसमें कि आप इसे पढ़ रहे होंगे या सुन रहे होंगे, मेज, कुर्सी, पंखा इत्यादि, ये सारे के सारे मूर्त रूप है संपत्ति के। और अमूर्त रूप की संपत्ति हम सभी जानते हैं, जैसे कि कॉपीराइट, जो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पढ़ते हैं, बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर में। तो ये जो संपत्ति है ये अमूर्त रूप की है, यानी सामने दिखती नहीं है। तो यहाँ जुरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत भी जो हम इंक्वायरी करते हैं विधि के संबंध में, उसकी प्रकृति अमूर्त होती है। फिर दूसरा बिंदु है कि यह सामान्य होती है। सामान्य का अर्थ कि यह किसी विशिष्ट विधि की इंक्वायरी नहीं होती, इसमें कोई स्पेसिफिक लॉ अंडर इंक्वायरी नहीं होता, बल्कि पूरा का पूरा जो लॉ की फील्ड है उसमें
सामान्य रूप से हम लोग एक खोजबीन करते हैं, यानी सामान्य रूप से जो विधि हमारे सामने उपलब्ध है उसमें सामान्यता के साथ में विशिष्ट रूप से खोजबीन करते हैं। और तीसरा यह है कि यह खोजबीन थ्योरेटिकल होती है। थ्योरेटिकल माने थ्योरीज पे आधारित होती है, सिद्धांतों पे आधारित होती है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र का नेचर यानी कि प्रकृति हम इस तरह से समझ सकते हैं कि द नेचर ऑफ सच एन इंक्वायरी, इस तरह की खोजबीन की प्रकृति एब्स्ट्रैक्ट होती है यानी अमूर्त, जनरल होती है यानी सामान्य, और सैद्धांतिक होती है यानी कि थ्योरेटिकल। यहां हमें यह समझना भी आवश्यक है कि ऐसी खोजबीन का उद्देश्य विधि एवं विधिक प्रणाली के आधारभूत सिद्धांतों को निश्चित करना होता है। The purpose of this inquiry is to ascertain the basic or fundamental principles of law and legal system. तो इसके अंतर्गत विधि में जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको निश्चित करना, उनके बारे में समझना, चाहे वह विधि में हो चाहे विधिक प्रणाली में हो, वह इस इंक्वायरी का उद्देश्य होता है। Therefore, it can be said that from the point of view of study of law, it is different from other subjects. इसलिए यहाँ पर हम बहुत ही अच्छी तरह से भली प्रकार से समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि विधि का जो अध्ययन है वह बाकी के विधि के विषयों से ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र के अंतर्गत कुछ भिन्न प्रकार से होता है। तो यह न केवल विधि के अन्य विषयों से भिन्न होता है या इसमें अध्ययन भिन्न प्रकार से होता है, बल्कि बाकी के विषयों से भी यह अलग है। बाकी के विषय यानी कि सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, साइंस इत्यादि, उन विषयों से तो विधि अपने आप ही अलग होती ही है, आप लोग सभी ही जानते हैं। लेकिन विधि के बाकी के विषयों से ये किस प्रकार से अलग है, तो उसमें हम इसे इस तरह से समझें कि जैसे प्रॉपर्टी लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ में हम विशिष्ट तरह के प्रावधान देखते हैं, उसमें निश्चित नियम हमें मिलते हैं। जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें हमें निश्चित नियम मिलते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें हमें निश्चित प्रावधान मिलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमें पर्टिकुलर अनुच्छेद मिलते हैं। यानी कि कुछ लेड डाउन रूल्स हैं, निश्चित नियम हैं, जो कि हम देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। उसी प्रकार से इंटरनेशनल लॉ में भी जब आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के कॉवेनेंट्स होते हैं, है ना, या विभिन्न प्रकार के कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उनके हिसाब से हम इंटरप्रेट करते हैं इंटरनेशनल लॉ को। किंतु ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत कोई भी लेड डाउन रूल्स नहीं होते हैं, कोई निश्चित नियम नहीं है ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत, विधि शास्त्र के अंतर्गत। देयर इज नो लेड डाउन रूल्स। चीज को भली प्रकार से समझ लीजिए और साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि देयर इज नो स्पेसिफिक अथॉरिटेटिव सोर्स फ्रॉम विच वी कैन फाइंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। विधि शास्त्र को समझने के लिए कोई निश्चित प्राधिकारिक स्रोत भी नहीं है। फिर अगर देखें कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अधिनियम के रूप में है, संपत्ति के ट्रांसफर हस्तांतरण से संबंधित नियम को समझने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सामने होता है ना। इस तरह से विभिन्न अधिनियम हमारे सामने होते हैं। बट to find out the source of jurisprudence, it is actually very difficult because there is no specific authoritative source of jurisprudence. Then how do we know and understand what will be discussed under jurisprudence? तो हम क्या समझें कि विधि शास्त्र के अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम
विभिन्न प्रकार के विधि वेत्ताओं के विचार क्या रहे हैं, विधि के संबंध में, विभिन्न विधिक सिद्धांतों के संबंध में, विभिन्न विधिक प्रणालियों के संबंध में उनका अध्ययन हम करते हैं। और इसका कोई आधिकारिक स्रोत यानी निश्चित स्रोत नहीं है, वह हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हर ऑथर का, हर विधिवेत्ता का अपना अलग दृष्टिकोण रहा है और उसने ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत अपने विशिष्ट दृष्टिकोण के अनुसार ही योगदान दिया है। Therefore, the point of view of every author or jurist plays an important role. इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि हर विधिवेत्ता का दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ एक छोटा सा बिंदु और कि दो अधिकतर शब्द हम देखते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी वास्तविक रूप में ऐसा कहा जा सकता है कि ये भिन्न नहीं है, बल्कि ये कई बार एक की जगह दूसरा या दूसरे की जगह पहला इस्तेमाल किया जाता रहा है। Jurisprudence and legal theory are generally used interchangeably. अब हम आते हैं कि इसका महत्व क्या है, jurisprudence को हमको पढ़ना क्यों चाहिए। तो सबसे पहले we have to see that it gives an understanding of the nature of law. यह विधि की प्रकृति के संबंध में हमारी जानकारी को बढ़ाता है। तो ये किस तरह से होता है? When we read about law under the jurisprudence, then we try to assimilate the true nature of law. विधि का जो वास्तविक, उसकी जो वास्तविक प्रकृति है, उसको समझने में हमें बहुत ही ज्यादा सहयोग मिलता है, मदद मिलती है। दूसरा है, it helps in the study of the actual rules of law. यह विधि के मूल विचारों पर प्रकाश डालता है। विधि के मूल नियम क्या हैं, उनको समझने में हमें सहयोग करता है। यहाँ ये बात मैं जरूर कहूंगी आपको कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का वही स्थान है, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि हमारे शरीर में हमारे नेत्रों का, आंखों का। ऐसा कहा जाता है कि यह विधि की आंख है। तो विधि की आंख है, इसको अगर थोड़ा सा और समझें तो यदि हमारी आंखें ना हो तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारे सामने जो वस्तु है वह किस प्रकार की है, वह कैसी है। बगैर उसको छुए, बगैर उसके बारे में जाने हम उसे समझ नहीं पाएंगे। यदि हमारी आंखें हैं तो हम जैसे ही आंख खोलते हैं, सामने हमारी जो भी वस्तु उपस्थित हो जाती है, हमें समझ में आ जाता है कि ये लकड़ी की है या लोहे की है या मिट्टी की है, या इसको किस काम में उपयोग लिया जा सकता है, इसका हम किस काम में उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हमें इसी दृष्टिकोण से ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना और समझना है कि यह लॉ की आंख है, विधि की आंख है। इसको इस रूप में भी कहा जाता है कि यह विधि का व्याकरण है। अब इसको व्याकरण किस तरह से हम समझें, तो जैसे कि क ख ग घ अ आ इ ई, ये सारे व्याकरण यदि हमें ढंग से नहीं आते हों, या जो विभिन्न प्रकार के रूप हैं, जिस तरह से हम वाक्यों को निर्मित करते हैं, वो सब यदि हमें ना आता हो तो हम न तो पढ़ सकेंगे सही तरीके से और ना ही सही तरीके से लिख सकेंगे। तो यही बात ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए भी कही जाती है, that it is so important that if we don't understand jurisprudence, then we will not be able to understand the law as such in the proper perspective. साथ ही हमें ये समझना होगा कि विधि शास्त्र आधारभूत सिद्धांतों पर भी प्रकाश डालता है और उन्हें समझने में भी हमारा सहयोग करता है। It also helps in tracing out the underlying principles. तो underlying principles किसके? बहुत सीधी सी बात कि जैसे कोई प्रावधान है
एस्टॉपल, अगर हम यहाँ से समझे विबंध का सिद्धांत, तो ये विबंध के संबंध में जो सिद्धांत प्रावधान के रूप में हमारे सामने आता है, तो विबंध का सिद्धांत असल में क्या प्राप्त करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, वह समझना अत्यंत आवश्यक है। और जब हम उस सिद्धांत को समझ जाएंगे तो उससे संबंधित जो प्रावधान है उनको भी सही तरीके से अप्लाई कर सकेंगे, उनका सही तरीके से हम उपयोग कर सकेंगे। तो इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि ये हमारा सहयोग करता है आधारभूत सिद्धांतों को समझने में भी, विधि के आधारभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। उसके बाद आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ लॉ। इट एक्चुअली हेल्प्स इन मेकिंग अ साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ लॉ। ये विधि के वैज्ञानिक विकास में भी सहयोगी होता है। विधि के वैज्ञानिक विकास में सहयोगी होने का अर्थ यह रहा कि हम किसी भी चीज को साइंटिफिक या साइंस क्यों कहते हैं, तो ये तब कहा जाता है जबकि किसी एक पर्टिकुलर मेथड के द्वारा, एक पर्टिकुलर प्रक्रिया के द्वारा हम किसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं, है ना, उसका विश्लेषण हम करते हैं एक तरह से। तो ये जो प्रक्रिया होती है, जो क्रमबद्ध तरीके से हम जब अध्ययन करते हैं, तो उसे हम साइंस या साइंटिफिक वे ऑफ स्टडी कहते हैं। तो jurisprudence actually helps in making a scientific development of law. Then we also have to understand that it actually develops the critical faculties of the mind of the jurist or the person who is dealing in law. यह है उस व्यक्ति के मस्तिष्क के विश्लेषणात्मक पक्ष का भी विकास करता है जो विधि को पढ़ता है या उसको समझने का प्रयास करता है। तो वो कैसे कि जब हम जूरिस्प्रूडेंस को आगे जब पढ़ेंगे तो आप स्वयं ही समझेंगे कि इसके अंतर्गत क्योंकि विभिन्न विधि वेत्ताओं के मत हैं, तो उन विभिन्न विधि वेत्ताओं के मतों में आपस में भी कोई मेल एक तरह से हमें कभी कभी नहीं दिखता है, बल्कि ऐसा लगता है कि वे विधिवेत्ता एक दूसरे के अपोजिट यानी विरोधी बातें कर रहे हैं। तो जब हम दोनों ही पक्षों से किसी एक मुद्दे को देखते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो क्रिटिकल फैकल्टीज हैं दिमाग की, मस्तिष्क की, वह बढ़ती हैं, उनका विकास होता है। सो देयरफॉर इट कैन बी सेड that jurisprudence actually develops critical faculties of the mind also. And then it also actually gives the proper understanding of legal expression and terminologies. अब यहाँ पर फिर हमें एक बार ये देखना होगा कि क्या अर्थ है लीगल एक्सप्रेशन एंड टर्मिनोलॉजीज से। विधिक अभिव्यक्तियों तथा पदों की उचित समझ विधि शास्त्र हमें देता है। तो विधिक अभिव्यक्ति ये क्या होती है? तो जब आप लोग फर्स्ट ईयर में आप लॉ पढ़ चुके हैं, लॉ के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, अब टॉर्ट क्या होता है, जैसे ही अब मैं आप लोगों को साथ में टॉर्ट शब्द का उपयोग कर रही हूँ, तो आप लोगों के मस्तिष्क में सीधे ही अकृत्य और अकृत्य के संबंध में जितने भी आवश्यक तत्व हैं उसके, वो तुरंत आपके मस्तिष्क में आ जाएंगे। या मैं कॉन्ट्रैक्ट शब्द का अगर इस्तेमाल करूं तो वो तुरंत आपके मस्तिष्क में कौंध जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। तो इन शब्दों को सही रूप में समझने में जूरिस्प्रूडेंस हमें सहयोग करता है। इन शब्दों को माने कि विधिक अभिव्यक्तियों और पदों को, है ना। तो जो विधिक अभिव्यक्ति है, जैसे हम कहते हैं ना साधारणतया that justice should not only be done but it should also appear to have been done. न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि वह ऐसा दिखना भी चाहिए जैसे कि न्याय हुआ हो। इस पद का जो अर्थ है वो जो आप लोग समझ सकेंगे या जो विधि पढ़ने वाले लोग हैं वो समझ सकेंगे, वह शायद जो सामान्य लोग जब इस पद को सुनेंगे
तो वह उसको उस तरह से अप्रिशिएट या उस तरह से मूल रूप से नहीं समझ सकेंगे जो विधि की फील्ड में काम करने वाले लोग समझते हैं। यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विधि का अध्ययन करने वालों से भी बेहतर उस पद को समझते हो, लेकिन एक बहुत छोटी सी बात फिर से अगर मैं आप लोगों को कहूं कि कॉन्ट्रैक्ट और टॉट, ये जैसे दो मैंने शब्द बोले, ऑफेंस हम वर्ड बोलते हैं, तो जैसे ही विधि पढ़ने वालों के मस्तिष्क में सारी बातें कौंधती हैं, उनके एसेंशियल एलिमेंट्स इत्यादि इत्यादि और उनसे रिलेटेड विभिन्न बातें, तो वह शायद सामान्य व्यक्तियों के मस्तिष्कों में नहीं कौंधती होंगी। तो ये एक्चुअली एस्पेक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के मैं आपके साथ में पहले इस लेक्चर में शेयर करना चाहती थी। और इसके बाद में यहाँ पर इम्पोर्टेंस के बाद यहाँ ये जो लेक्चर है ये समाप्त होता है, लेकिन इसके बाद में मैं आपके साथ में जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत मूल रूप से हम लोग पढ़ेंगे वह नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को बतला देती हूँ। तो विधि शास्त्र किन शब्दों से मिलकर के बना है, विधि शास्त्र की प्रकृति क्या है और विधि शास्त्र का महत्व क्या है, इसको जानने के बाद में ये कुछ बिंदु हैं। इन बिंदुओं को यदि हम ध्यान रखेंगे और एक बार समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर विधि शास्त्र यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के महत्व से हम खुद ही वाकिफ हो जाएंगे, जिसमें कि डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है यानी विधि शास्त्र की परिभाषाएं, स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र की विचारधाराएं, सोर्सेज ऑफ लॉ यानी विधि के स्रोत, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी न्याय प्रशासन, एंड लीगल कॉन्सेप्ट्स यानी विधिक संकल्पनाएं। तो ये सारे के सारे जब आप बिंदु एक बार पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर विधि शास्त्र के महत्व से आप स्वयं ही अवगत हो जाएंगे। You will know how important the understanding of jurisprudence for all of us is. I really hope that this lecture has really given you something and have clarified some of the aspects of jurisprudence and have actually familiarized you with this particular subject. I really hope that all will benefit by this lecture of mine. आप सभी लोग इस लेक्चर से लाभान्वित होंगे ऐसी मेरी आशा है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।